आज बात करते हैं भारत के पंचायती राज सिस्टम की। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यही वो सिस्टम है जो लोकतंत्र को दिल्ली और बड़ी-बड़ी राजधानियों से निकालकर सीधे हमारे गांवों की चौपाल तक लेकर आता है। तो असली चुनौती पता है क्या है? आर्टिकल्स 243 ए से लेकर 243 ओ तक 15 मुश्किल आर्टिकल्स की एक लंबी लिस्ट। सच कहूं तो ये किसी को भी डरा सकती है। ये तो एक कोड जैसा लगता है ना, जिसे क्रैक करने की जरूरत है। तो आज हम यही करने वाले हैं। कुछ बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक्स के साथ हम इस मुश्किल से दिखने वाले कोड को अनलॉक करेंगे और पंचायती राज के पूरे सिस्टम को एकदम आसानी से समझ लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 243 ए से याद रखिए असेंबली यानी ग्राम सभा। बी से बिल्ड मतलब पंचायतों का गठन। सी से कंस्ट्रक्शन कि उनकी बनावट कैसी होगी। डी से डिप्राइव्ड यानी वंचितों के लिए आरक्षण। ई से ईयर या कह लीजिए ईयर मतलब 5 साल का कार्यकाल। और एफ से फेल यानी सदस्यों की अयोग्यताएं। हो गए ना 6 याद? चलिए, आधा कोड तो टूट गया, बाकी के लिए भी तैयार। जी से जीनियस या कहिए ग्रेट पावर्स, पंचायतों की शक्तियां। एच से हाई टैक्स मतलब टैक्स लगाने की पावर। आई से इनकम यानी फाइनेंस कमीशन। जे से जांच मतलब खातों का ऑडिट। और के से किंग्स 11 इलेक्शन, अरे हाँ मतलब पंचायतों के चुनाव। और बस आखिर के कुछ एल से लागू मतलब ये कानून यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होगा। एम से मना यानी कुछ इलाकों को इससे बाहर रखा गया है। एन से निरंतर मतलब पुराने कानून चलते रहेंगे। और ओ से ऑब्जेक्शन जो चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक लगाता है। देखा, हो गया पूरा कोड डिकोड। अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा है ना? तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कोड क्या है, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया ये इतना बड़ा सिस्टम। इसके पीछे की कहानी में एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस छुपी है। चलिए इसे एक छोटे से बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव की एक नाली टूट गई है, तो क्या वहां का कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर सीधा चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थानीय समस्याओं का समाधान तो स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। और बस यही है विकेंद्रीकरण का मूल सिद्धांत। लेकिन इस सीधे साधे विचार पर संविधान सभा में 2 महान नेताओं के बीच बहुत गहरा मतभेद था। एक तरफ थे महात्मा गांधी जो ग्राम स्वराज का सपना देखते थे, तो दूसरी तरफ थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें ग्रामीण भारत की कड़वी सच्चाई की गहरी चिंता थी। गांधी जी का ये मानना था कि भारत की असली आत्मा तो गांव में बसती है। उनके लिए सच्चे लोकतंत्र का मतलब था पावर को सीधे गांव के हाथ में दे देना, ताकि हर गांव अपने फैसले खुद ले सके। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया जमीनी हकीकत से जुड़ा था। वो जानते थे कि हमारे गांव जातिवाद और सामंतवाद के गढ़ हैं। उन्हें डर था कि अगर गांवों को बिना सोचे समझे ज्यादा पावर दे दी गई, तो वहां की प्रभावशाली और ऊंची जातियां इसका इस्तेमाल दलितों और पिछड़ों को और दबाने के लिए करेंगी। और इन्हीं 2 महान सोच के बीच एक सही रास्ता निकालने में और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में कोई 1-2 साल नहीं, लगभग 40 साल लग गए। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर था। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी से, जिसने पहली बार इस 3 लेवल वाले सिस्टम का आइडिया दिया। फिर दशकों तक ये विचार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई कमेटियां आईं गई, सबने अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 1986 की एल.एम. सिंघवी कमेटी, जिसने पहली बार पूरी ताकत से कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। और फिर सालों के संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 24 अप्रैल 1993, जब 73वें संविधान संशोधन के रूप में ये सपना सच हो गया। तो सवाल ये है कि आज ये सिस्टम जमीन पर काम कैसे करता है। चलिए इस लोकल डेमोक्रेसी की मशीन को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसके 3 लेवल को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी इकाई है ग्राम सभा। इसे आप ऐसे समझिए कि ये गांव की अपनी पार्लियामेंट है। गांव की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो सब इसके सदस्य हैं। यही वो बॉडी है जो गांव के लिए नियम और नीतियां बनाती है। और अगर ग्राम सभा पार्लियामेंट है, तो ग्राम पंचायत है उस पार्लियामेंट की चुनी हुई सरकार। सरपंच और पंचों वाली ये बॉडी ग्राम सभा के फैसलों को लागू करती है और गांव के रोजमर्रा के विकास के काम देखती है। तो ये पूरा ढांचा 3 लेवल पर काम करता है।
सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर बीच में आता है ब्लॉक लेवल जहां होती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद, मतलब पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, तो हमने जो कोड शुरू में डिकोड किया था वो असल में जमीन पर लोगों की जिंदगी को कैसे बदलता है? चलिए इसके कुछ सबसे असरदार हिस्सों पर नजर डालते हैं। इस कोड का शायद सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा हिस्सा है आर्टिकल 243D, जो बात करता है आरक्षण की। ये आर्टिकल सामाजिक न्याय को पक्का करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। इस एक आर्टिकल ने ये जरूरी कर दिया कि पंचायतों की हर 3 में से कम 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सोचिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत के लोकतंत्र का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और इसका असर देखिए, आज की तारीख में भारत में 14 लाख से भी ज्यादा चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं। यह नंबर दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। यह जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की एक खामोश क्रांति है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियों के बावजूद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है। पंचायती राज की कहानी असल में एक अधूरी क्रांति की कहानी है, जो आज भी अपने सपनों और जमीनी हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो ये लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है, जिसने लाखों महिलाओं और दबे कुचले समूहों को राजनीतिक आवाज दी है। पर दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि आज भी पंचायतों के पास पैसों की कमी रहती है, सरकारी अफसर दखलंदाजी करते हैं और कई जगहों पर सरपंच पति जैसी खराब प्रथाएं अब भी मौजूद। तो आखिर में सवाल यही बचता है, पंचायती राज एक ऐसा प्रयोग है जो आज भी चल रहा है। ये गांधी के ग्राम स्वराज के सपने और अंबेडकर की स्थानीय तानाशाही के डर के बीच एक रास्ता खोजने की लगातार कोशिश है। और इस प्रयोग की कामयाबी ही ये तय करेगी कि भारत का लोकतंत्र भविष्य में कितना गहरा और कितना असली हो।